चलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 4 बच्चे और बचपन बुक है उसकी इकाई 4, जिसका नाम है शारीरिक विकास, जो आपके एग्जाम में 10 नंबर की आने वाली है। कितने नंबर की? 10 नंबर की आने वाली है। तो इसका नाम है वृद्धि और विकास में अंतर। तो हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो सबसे पहले वृद्धि के बारे में देख लेते हैं। वृद्धि से अभिप्राय है शारीरिक ढांचे में परिवर्तनों से है, जबकि विकास से तात्पर्य बालक में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से है। वृद्धि है उससे तो शारीरिक ढांचे में परिवर्तन होता है, और जो विकास है उससे संपूर्ण परिवर्तन होता है। यानी बालक में जितना भी विकास हो रहा है वो मतलब जितना भी परिवर्तन हो रहा है वो विकास है। प्रौढ़ अवस्था में परिपक्वता ग्रहण करने पर वृद्धि रुक जाती है। विकास की प्रक्रिया प्रगतिशील होती है तथा आजीवन चलती रहती है। वृद्धि शरीर में परिमाणात्मक परिवर्तनों की परिचायक है, जबकि विकास बालक में गुणात्मक परिवर्तनों का परिचायक है। वृद्धि से बालक के हाथ पैर लंबे हो जाते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है और आकार व अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। विकास में बालक के हाथ पैरों की कार्य क्षमता व कार्य कुशलता बढ़ती है। वृद्धि का मापन संभव है, लेकिन विकास के परिवर्तनों का मापन नहीं किया जा सकता। इसके परिवर्तनों को केवल अनुभव किया जा सकता है। वृद्धि सदैव नहीं होती और न ही सदैव एक ही गति से होती है। यानी वृद्धि कभी जल्दी होती है, कभी धीरे धीरे होती है। लेकिन विकास का एक क्रम होता है तथा इसकी अवस्थाएं होती है। विशेष आयु तक पहुंचने वाली प्रक्रिया, जैसे शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का एक चरण है और विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। यानी जो वृद्धि है वो विकास के अंदर सम्मिलित है। परिवर्तनों को देखा तथा मापा जा सकता है वृद्धि में, जबकि परिवर्तनों को अनुभव किया जाता है, मापा नहीं जा सकता विकास में। वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट किया जाता है, जबकि विकास में संपूर्ण पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रकट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है परिपक्वता। 1919 में बाल विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम गेसेल ने परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया। गेसेल के अनुसार परिपक्वता शरीर की आंतरिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न स्नायुओं और मांसपेशियों की प्रौढ़ता और दृढ़ता है, जिस पर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी 1919 में बाल विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने? गेसेल ने परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया था। गेसेल का मानना है कि परिपक्वता है वो शरीर की आंतरिक व्यवस्था के कारण जितने भी उत्पन्न स्नायुओं और मांसपेशियों की प्रौढ़ता और दृढ़ता है, जिस पर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या है? बाल विकास में आते हैं। यानी परिपक्वता उन्हीं को कहा जाता है। परिपक्वता की आधुनिक परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहली परिभाषा है आइजनेक एवं उनके साथियों के अनुसार परिपक्वता शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक विभेदीकरण और एकता की वह स्वतंत्र प्रक्रिया है जो विकासात्मक अवस्थाओं में फैली हुई होती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से जीव की विवृद्ध पूर्ण और सुदृढ़ होती है तथा इस प्रकार वह जीव अपने जीवन में अनुकूल करता है। दूसरी है परिभाषा जर्शील्ड की। जर्शील्ड और उनके साथियों के अनुसार परिपक्वता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव की अंतर्निहित संभाव्य क्षमताएं, कार्य क्षमताएं तत्पर की अवस्था में पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया की संरचना में होने वाले वह परिवर्तन सम्मिलित हैं जो वृद्धि के साथ होते हैं। कार्य निष्पादन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित करने वाला संरचना का प्रगतिपूर्ण अभ्यास भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कह सकते हैं कि परिपक्वता स्वतः चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव की संभाव्य क्षमताएं, कार्य क्षमता तत्पर की अवस्था में पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया में संरचना में होने वाले परिवर्तन भी सम्मिलित हैं, जो
उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि परिपक्वता स्वतः चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव की संभाव्य क्षमताएं, कार्य क्षमता, तत्परता की अवस्था में पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया में संरचना में होने वाले परिवर्तन भी सम्मिलित हैं जो विवृद्धि के साथ होते हैं। इस प्रक्रिया में परिणाम स्वरूप ही शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से जीव की विवृद्धि पूर्ण और सुदृढ़ होती है। नेक्स्ट टॉपिक है गामक विकास से आशय। गामक विकास है वो क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो शरीर की विभिन्न मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता जिस पर विकास द्वारा आती है गामक विकास कहलाता है। गामक विकास की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर संचालित होती है, जैसे प्रारंभिक अवस्था में दौड़ना, चलना, स्वयं कपड़े पहनना आदि क्रियाओं से लेकर लिखना, नृत्य करना, खेलना आदि जटिल क्रियाओं को सीखता है। प्रारंभ में अभ्यास के अभाव में इन क्रियाओं में उसका वांछनीय नियंत्रण होता है, परंतु उत्तरोत्तर अभ्यास के द्वारा कम परिश्रम से इन गतिविधियों को संचालित करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है गामक विकास की प्रमुख विशेषताएं। आयु विशेष में समान आयु वर्ग के बच्चों में गामक विकास के लक्षण लगभग एक समान पाए जाते हैं। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो विशिष्ट अवस्था में परिलक्षित होती है। जैसे पहली विशेषता है स्नायु तंत्र की परिपक्वता एवं मांसपेशियों के नियंत्रण की निर्बलता। दूसरा है गामक कुशलता के लिए परिपक्वता आवश्यक। तीसरा है गामक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। चौथा है गामक विकास की अवस्थाओं का पूर्ण निर्धारण होना। पांचवी विशेषता सामान्यतः सभी बच्चों में गामक विकास की आयु के अनुसार समान होता है, परंतु यदि स्कूल दृष्टि से देखा जाए तो इनमें व्यक्तिगत विविधताएं पाई जाती है। कई बार अभ्यास के अवसरों की कमी के कारण बच्चे अपने विभिन्न शारीरिक अवयवों में वांछित गतिशीलता नहीं ला पाता है या किसी विशेष गामक कौशल को प्राप्त करने में निर्धारित से अधिक अवधि लग जाती है। गामक विकास को बुद्धि लब्धि का स्तर एवं सीखने की तत्परता भी प्रभावित करती है। अगला टॉपिक है गामक कौशलों का विकास। गामक कौशल केवल शारीरिक क्रिया या गामक कौशल का परिणाम नहीं है, बल्कि विभिन्न स्नायु तंत्र के संचालन का संयुक्त परिणाम है। कौशलात्मक गामक विकास की संयुक्त जटिल प्रक्रिया है जिसमें निरंतर त्रुटियों के बाद उत्तरोत्तर सुधार होता है। बच्चों के विद्यालय जाने से पूर्व के वर्ष गति, बल और समन्वय वृद्धि के कारण विशिष्ट होते हैं। इस समय उनकी हड्डियां मुलायम और शरीर लचीला होता है, जिससे वे अधिक कौशल सीखने के लिए समर्थ होते हैं। वे नए नए कौशल सीखते हैं और निरंतर उनका अभ्यास भी करते रहते हैं। इन कौशलों के प्रयोग से बच्चे अपने वातावरण को समझ पाते हैं और गामक कौशलों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब गामक कौशलों को दो कौन से भागों में विभाजित किया गया है उसे भी देख। पहला है स्थूल गामक कौशल और दूसरा है सूक्ष्म गामक कौशल। तो पहले स्थूल गामक कौशल के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। इन गतिविधियों में शरीर के समस्त अवयव काम आते हैं। यह क्रिया जीवन पर्यंत चलती है। इस विकास के फलस्वरूप बच्चे शारीरिक गतिविधियों में नियंत्रण एवं समन्वय सीखते हैं, जिससे बच्चे गतिविधियों को कर पाने में, शारीरिक संतुलन, गति एवं नियंत्रण कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे सिर को ऊपर उठाना, उंगलियों को खोलना बंद करना, बैठना, लुढ़कना, खिसकना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना और पैरों से प्रहार करना, छलांग लगाना, उछलना, पलटी लगाना। इन गतिविधियों का विकास क्रमबद्ध रूप से होता है। अगला है सूक्ष्म गामक कौशल। सूक्ष्म गामक कौशलों का विकास लगभग 4 से 5 वर्ष के जो बालक होते हैं उसके बाद होता है। बच्चे के सीखने के विभिन्न प्रयासों में वस्तुओं को उठाने, पकड़ने, जांच परख करने की क्रिया के साथ खाने, पीने, वस्त्र पहनने, लिखने, फेंकने, खिलौनों का प्रयोग करने की क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। 18 से 36 माह की अवधि के दौरान बच्चे अपने हाथों का प्रयोग अधिक कुशलता से कर पाते हैं। वे अब छोटी छोटी वस्तुओं को बेहतर ढंग से उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं और फेंक सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या है?
तो शारीरिक विकास के प्रमुख आधार हैं, जैसे शारीरिक तंत्र, शारीरिक आकार, शारीरिक गठन, तथा इसी क्रम में बालक के शारीरिक विकास को पोषण, आनुवंशिकता, खेल या दुनिया को खोलने के मौके तथा बीमारियां कारक प्रभावित करते हैं। बालक के विकास पर वंशानुक्रम के साथ वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वातावरण शुद्ध हवा, जल, सामाजिक वातावरण, आस पड़ोस के बाल, विद्यालय में पढ़ने वाले बालक आदि सभी आते हैं। ये सभी अच्छे होने पर बालक का विकास अच्छा होता है तथा वातावरण दूषित होने पर बालक का विकास भी रुक जाता है। इसका मतलब है कि अगर वातावरण है वो शुद्ध होगा तो बालक का विकास भी अच्छे से होगा। वातावरण शुद्ध होने पर बालक का विकास अच्छे से होगा और जब वातावरण दूषित हो जाएगा तो बालक का विकास है वहीं पर रुक जाता है। अगला टॉपिक है जीवाणु जनित रोग। वो रोग जिनसे जीवाणुओं से होते हैं, जैसे तपेदिक, हैजा, म्यादी बुखार, टाइफाइड, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, ये सभी है वो जीवाणु जनित रोग है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन इनसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, यानी जो हीमोफीलिया रोग है वो कैसा रोग है। यह रोग है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस रोग में शरीर पर घाव होने पर थक्का बनने में सामान्य से अधिक समय लगता है, यानी जब शरीर पर चोट लग जाती है तो थक्का बनने में, खून का थक्का बनने में सामान्य से ज्यादा समय लगता है। मामूली घाव होने पर खून लगातार बहता ही रहता है और यह रोग लगभग पुरुषों में होता है। स्त्रियां केवल रोगवाहक होती है और रोगी नहीं होती है। अगला टॉपिक है डाउन सिंड्रोम। यह भी एक रोग है, डाउन सिंड्रोम। यह रोग जन्मजात आनुवंशिक अनियमितता के कारण होता है। इसमें 46 यानी 46 गुणसूत्रों के स्थान पर 47 गुणसूत्र होते हैं। इसमें मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, यानी मस्तिष्क का विकास है वो कम होता है, क्योंकि इनके तंत्रिका तंत्र का विकास दोषपूर्ण होता है। जैसे गर्दन की लंबाई कम तथा मोटी होती है, जिनकी जीवा मोटी, मुंह खुला और दोनों आंखों के मध्य अधिक स्थान होता है। मंद बुद्धि होते हैं, यानी मंद बुद्धि बालकों की यह विशेषता है कि उनकी गर्दन की लंबाई है वो कम होती है और गर्दन मोटी होती है। उनकी जीवा मोटी होती है, मुंह भी खुला रहता है और दोनों आंखों के मध्य सामान्य से ज्यादा दूरी होती है। अगला है हंस्याकार कोशिका रक्तहीनता यानी स्किल सेल एनीमिया। ये भी एक बीमारी है। इस रोग में जो रोगी होता है उसके रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लाल रुधिर कोशिकाएं हैं वो सिकुड़कर हंसियाकार यानी जो द्रांति होती है ना खेत में काम लेने वाली, उसके जैसी हो जाती है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। विभिन्न सिंड्रोम के कारण अलग अलग विकलांगताएं भी प्रकट हो जाती हैं। उसके बाद है संतुलित आहार। वह आहार जिसमें शरीर के लिए अपेक्षित सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, वह क्या होता है, संतुलित आहार होता है। पोषक तत्वों के 5 वर्ग होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज तत्व है। ये सभी पोषक के 5 वर्ग हैं। यहीं पर हमारा चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।